साथियों, हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ लिया, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन पढ़ लिए और 1857 की क्रांति भी पढ़ ली हमने राजस्थान की दोस्तों। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे राजस्थान के क्रांतिकारी। देखो बहुत ही मोस्ट टॉपिक है दोस्तों, क्रांतिकारियों से एक साथ कोई सा भी एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो दोस्तों। तो जो हमारे दोस्तों प्रथम जो क्रांतिकारी होंगे वो होंगे हमारे दोस्तों अमरचंद भाटिया। कौन? अमरचंद भाटिया दोस्तों। इनका अगर जन्म की बात करें तो जन्म इनका होता है बीकानेर में। कब होता है, कहाँ पर होता है? बीकानेर में। बीकानेर में इनका जन्म होता है। कब? 1793 में। ठीक है। बात है दोस्तों 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों अंग्रेजों ने इस प्रकार से उस समय दोस्तों ये इनके जो कर्म भूमि रहेगी ना वो रहेगी दोस्तों इसकी कर्म भूमि ग्वालियर। ग्वालियर में इनका कार्यालय था, काम करते थे और वहां पर इनको ग्वालियर नगर सेठ के नाम से जानते थे। ग्वालियर नगरीय सेठ के नाम से उनको वहां पर जानते थे। तो इनके पास उस समय दोस्तों अंग्रेजों का एक खजाना था, गंगाजली खजाना। गंगाजली खजाना उनके पास अंग्रेजों का एक गंगाजली खजाना था। कहते हैं कि दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ये इस प्रकार से बूढ़े हो चुके थे, लगभग 60 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी थी। तो क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से तो भाग ले नहीं सकते, तो इन प्रकार से क्रांतिकारियों की कहते हैं कि इन्होंने सहायता की थी 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को। और जो गंगाजली खजाना है वो रानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों 1857 की क्रांति के भामाशाह। 1857 की क्रांति के भामाशाह कहा जाता है। देखो भामाशाह किसे कहते हैं? जो दान वान देता है उसी को कहा जाता है। ये इसको कह सकते हैं सेकंड भामाशाह भी कह सकते हो आप। सेकंड भामाशाह भी किसको कह सकते हो आप? अमरचंद भाटिया जी को ही कह सकते हो दोस्तों। ठीक है। होता क्या है दोस्तों इस खजाने को जो इसको गंगाजली खजाने को इसको सौंप देते हैं हमारे रानी लक्ष्मीबाई, इसके गुरु थे तात्या टोपे, उनको सौंप देते हैं। इस बात को पता चलती है दोस्तों, किसको पता चलती है? अंग्रेजों को पता चलती है। तो अंग्रेजों के द्वारा कहते हैं इसको गिरफ्तार अंग्रेजों के द्वारा इसको ग्वालियर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ग्वालियर में ये खुले चौक में एक पेड़ के नीचे उसको लटका कर और वहीं पर इनको फांसी दे दी जाती। कहते हैं कि एक बार पेड़ की डाली टूट गई थी, वापस इसको लटकर दोबारा फांसी दी गई थी दोस्तों। ठीक है। तो ये थे 1857 की क्रांति के भामाशाह। अब देखो आप 1857 की क्रांति में जो प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति हैं वो तो है हमारे मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। और ये 1857 की क्रांति में राजस्थान के शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो इसे कहा जाता है 1857 की क्रांति का, इसे कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे भी किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया जी को ही कहा जाता है दोस्तों। इनकी इतनी सी बातें हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो क्रांतिकारी हैं वो हैं आपके अर्जुन लाल सेठी दोस्तों। बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं ये अर्जुन लाल सेठी। सेठी है देखो अर्जुन लाल सेठी। दूसरे जो हमारे आएंगे अर्जुन लाल सेठी। इस प्रकार से जैन परिवार के थे। किसके? जैन परिवार के थे। और ये कहाँ के थे? इनका जो जन्म होता है वो होता है जयपुर में। जयपुर में होता है। और कब होता है ये? 9 सितंबर 1880 को इनका जन्म कहाँ पर होता है? जयपुर के अंतर्गत होता है दोस्तों। जैन परिवार से थे। तो होता क्या है दोस्तों, एक उस समय के दोस्तों 1857 की क्रांति के समय उस समय देखो कब 1880 के समय दोस्तों। तो उन समय इन्होंने एक इलाहाबाद स्थान है एक, आप ध्यान रखना, इलाहाबाद से इन्होंने क्या कर रखी थी? बीए कर रखी थी। क्या कर रखी थी इन्होंने? बीए। अब देखो उस समय बीए का एक बहुत बड़ा पद होता था। उस समय इक्के दुक्के व्यक्तित्व तो होते थे पढ़े लिखे। तो होता क्या था, इन्होंने इलाहाबाद का एक व्यक्ति कॉलेज है महाराजा उमेश सिंह, तो इससे इन्होंने बीए की थी। तो होता क्या है कि चोमू से इनके लिए
जिलाधीश का ऊपर आता है कि आज आप आइए और नौकरी कर लिए। जिलाधीश का ऊपर आता है कि जिलाधीश की नौकरी, देखो छोटा मोटा होती है जिलाधीश की नौकरी, तो जिलाधीश का इसको ऊपर आता है। तो अंग्रेज उस समय क्या करते हैं कि इस नौकरी को ये कहते हुए ठुकरा देते हैं कि अगर सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये कहते हुए इन्होंने जिलाधीश की नौकरी को भी क्या कर दिया, ठुकरा दिया था दोस्तों। ठीक है, ठुकरा ठुकरा सकता नहीं, ऐसा ऐसी इतनी बड़ी नौकरी को ठुकरा सकता है कि कोई, लेकिन इन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया। ये डायलॉग फेमस है दोस्तों कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये कहते हुए इन्होंने इस नौकरी को ठुकरा दिया था। अब इनके संबंध में दोस्तों दो तीन एक बातें आती है। एक तो आती है दोस्तों, इसको कहा जाता है राजस्थान की जन जागृति का राजस्थान में जन जागृति का जनक कहा जाता है। राजस्थान की जन जागृति का जनक किसे कहा जाता है, अर्जुन लाल सेठी जी को कहा जाता है। पैसे वाले लोग थे। उसके बाद में कैसा जाता है, राजस्थान का दधीची, राजस्थान का दधीची कहा जाता है। ये राम नारायण चौधरी ने कहा था इनको, राम नारायण चौधरी के द्वारा इसको राजस्थान का दधीची कहा गया है। इसको राजस्थान का लोकमान्य कहा जाता है, राजस्थान का लोकमान्य भी इन्हें ही कहा जाता है। अब इनके संबंध में दोस्तों दो तीन एक बातें हैं। एक तो इन्होंने जैन प्रचारक शिक्षा समिति की स्थापना की थी। किसकी, जैन प्रचारक शिक्षा समिति की। देखो आप कौन सी समिति, जैन प्रचारक शिक्षा समिति 1905 को की थी। कहां पर, जयपुर में। जयपुर के तो है ये। अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सी बात पूछ ले गया एक बार, क्या जैन शिक्षा प्रचारक समिति का मुख्य कार्य कौन सा था। तो इसमें ऑप्शन आते हैं जैन धर्म के विद्यार्थियों की इस प्रकार से पाठशाला वर्षशाला, इस प्रकार से इनके कार्य आते हैं। लेकिन इसका जो मेन कार्य था वो था क्रांतिकारियों को तैयार करना। क्या काम था इसका, क्रांतिकारियों को तैयार करना। क्रांतिकारियों को तैयार करना था। यानी कि कहने का तात्पर्य 12 तो चल रही थी, पाठशाला चल रही थी, पाठशाला का तो नाम था, अंदर क्या होता है, क्रांतिकारियों को इस प्रकार से बंदूकें चलाना, बारूद चलाना, इस प्रकार से मतलब क्रांतिकारियों को तैयार करना इसका मेन कार्य था। किसका, जैन शिक्षा प्रचारक समिति का। होता क्या है दोस्तों, 1907 में इसको हस्तांतरित करके और कहां पर स्थापित कर दिया गया था, अजमेर में। कहां पर, अजमेर में इसको स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद में 1908 में वापस इसको कहाँ लाया गया था, जयपुर में। वापस इसको जयपुर में लाया गया था। और जो यहाँ पर अजमेर में आएगी ना तो उसका नाम जैन शिक्षा सोसाइटी कर दिया था, जैन शिक्षा सोसाइटी। जैन शिक्षा सोसाइटी के नाम से इसको अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद में 1908 में इसको वापस कहाँ पर लाया गया था, इसमें लाया गया था। और इसका जो मुख्य कार्य था वो क्रांतिकारियों को तैयार करना था। इसका जो अध्यापक थे, कौन थे अध्यापक, इसके अध्यापक थे विष्णुदत्त शर्मा आते हैं। तो ये इसकी इनके द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति। एक और आती है इसके संबंधित घटना, हार्डिंग बम कांड दोस्तों। प्रताप सिंह बारट और जोरा सिंह बारट, इसमें पढ़ेंगे हम हार्डिंग बम कांड को। तो उसमें हुआ क्या था कि हार्डिंग बम कांड में जो कहा था कि ये जो हार्डिंग बम कांड है ना, ये सेठी जी के ही दिमाग की एक उपज मानी जाती है। किसको, हार्डिंग बम कांड को, ध्यान रखना आप उसको। इसके बाद में एक और घटना आती है दोस्तों, आरा हत्याकांड। कौन सा, आरा हत्याकांड। आरा हत्याकांड दोस्तों, इसमें क्या होता था, ये निजाम बिहार की घटना है। कहाँ की, निजाम बिहार की घटना है। यहाँ पर कोई महात्मा थे और कहते हैं कि महात्मा जी के इस पर बहुत धन होता है, महात्मा जी के पास वो भी से बहुत सारा धन हो जाएगा पास। तो उस धन को लूटने के लिए गए थे और छीना झपटी में किसकी, महात्मा जी की हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के कारण यहाँ पर एक तो था यहाँ पर मोतीलाल तेजावत नहीं, मोतीलाल को तो होती है यहाँ पर फांसी की सजा।
मोतीलाल जी को फांसी की होती है। और इसके बाद में एक था विष्णुदत्त, जो इसका जैन शिक्षा प्रचार समिति का जो अध्यापक था ना, उसको होती है विष्णुदत्त को ना, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, आजीवन कारावास। और जो ये है ना हमारे कौन, सेठी जी को होती है 5 साल की सजा, 5 साल की सजा होती है। और इनको यहाँ पर नहीं रखा जाता, इनको जो एक है इस प्रकार से इनको बेंगलुरु जेल पड़ती है दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ पर, बेंगलुरु जेल में रखा गया था, ध्यान रखना ये कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, कर्नाटक में। इसको बेंगलुरु जेल में इनको सेठी जी को यहाँ पर भेज दिया जाता है। और उसके बाद में 5 साल की सज़ा पूरा करने के बाद में ये वापस आते हैं और उसके बाद में ये अजमेर में रहने लग जाते हैं, अजमेर में रहने लग जाते हैं। और इस प्रकार से अपना नाम भी परिवर्तन कर लेते हैं और अपना नाम क्या कर लेते हैं, करीम खां नाम से रहने लग जाते हैं। और वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल खोल लेते हैं और वहाँ पर मुस्लिम बच्चों को अरबी पारसी पढ़ाने लग जाते हैं। क्या, अरबी पारसी। वहीं पर रखकर मुस्लिम बच्चों को अरबी पारसी पढ़ाने लग जाते हैं। और कहते हैं कि अजमेर में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अजमेर वासियों ने इनको मुस्लिम समझकर वहीं पर इसको इसका जो अंतिम संस्कार किया था वो अग्नि न देकर इसको क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये वाली बात रखनी है ध्यान में। और उसके बाद में इसको 23 सितंबर को, कब, 23 दिसंबर 1941 को इसकी अजमेर में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, उनके द्वारा कहा गया था कि राजस्थान का कोई अगर सच्चा सपूत है ना क्रांतिकारी, तो वो क्या है, अर्जुन लाल सेठी को कहा गया था, यानी कि सच्चा सैनिक बताया गया इसको। और उसके बाद में राजस्थान का दधीची भी कहा इसको रामनारायण चौधरी के द्वारा। तो ये थे दोस्तों हमारे अर्जुन लाल सेठी जी दोस्तों। ठीक है, तो क्या क्या उपनाम है इसका एक बार देखिए आप। राजस्थान में जनजाति के जनक कहा जाता है। उसके बाद में इसको क्या नाम से राजस्थान का दधीची कहा जाता है इनको। राजस्थान का लोकमान्य भी कहा जाता है इसको। और इस प्रकार से ये कहा था सुंदरलाल बहुगुणा ने कि ये प्रकार से राजस्थान के सच्चे सैनिक थे, सच्चे सपूत थे ये। ठीक है, इतनी सी बातें। उसके बाद में अगला क्रांतिकारी है हमारे हीरालाल शास्त्री दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में इसको मिटाऊंगा दोस्तों। इसके बाद जो हमारे क्रांतिकारी होगा वो होगा हमारे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। देखो दोस्तों जमनालाल बजाज की क्या क्या बातें हैं। जमनालाल बजाज की अगर बात करें तो ये 4 नवंबर 1899 में इसका काशी का बाग गांव सीकर में होता है, इनका जन्म होता है। और इनसे संबंधित इसके कुछ उपनाम हैं, उनसे भी इसका नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो इनके कौन कौन से उपनाम हैं। उपनाम की बात करें तो पहला जो इनका उपनाम है इसको कहा जाता है राजस्थान का भामाशाह। राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो वर्धा में इसने महात्मा गांधी जी को क्या की थी, जमीन दी थी इन्होंने महात्मा गांधी जी को। और उसके बाद में जो असहयोग आंदोलन के समय जो तिलक फंड था उसमें भी इसने 1 लाख रुपए दान में दिया था। तो दान देने वाले को, जो आर्थिक सहायता करने वाले को क्या कहा जाता है हमारे राजस्थान में, भामाशाह का नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। 2 नंबर पे बात करें तो उसको कहा जाता है गुलाम नंबर 4 कहा जाता है इसको। और तीसरा कहा जाता है इसको गांधी जी का 5वां पुत्र। गांधी जी का 5वां पुत्र ये क्यों कहा जाता है, देखो ये गांधी जी के एक प्रकार के बहुत बड़े फैन थे, सभी उनकी पोस्टों को लाइक करते थे, फॉलो करते थे, मतलब एक प्रकार से बहुत ही बड़े फैन थे कि इनके गांधी जी के यहाँ बैठ तो वहीं बैठ जाते, खड़े हो तो खड़ा हो जाता, मतलब कुल मिलाकर बहुत बड़े फैन थे इनके गांधी जी के। तो देखो इसको क्यों कहा जाता है गांधी जी का 5वां पुत्र। देखो नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था
1920 को नागपुर अधिवेशन के समय इनकी गांधी जी से मुलाकात होती है और गांधी जी से कहते हैं कि भाई गांधी जी आपके कितने पुत्र हैं। गांधी जी कहते हैं भाई मेरे तो 4 पुत्र हैं, तो एक काम कीजिए 5वां पुत्र आप मुझे बना लीजिए। तो गांधी जी के द्वारा इसको गांधी जी का अपने 5वां पुत्र मानने लग जाते हैं और इन्हें कहा जाता है गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में होता क्या है कि जो गांधी जी जैसे कहते हैं गांधी जी को अंग्रेजों से भेंट हुई और गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया गया था। तो ऐसे गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता की, तो इन्होंने भी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी और अंग्रेजों के द्वारा इसको एक उपाधि दी जाती है, किसकी? राय बहादुर की। और गांधी जी को दी गई थी दोस्तों केसर या इंद की, प्रथम विश्व युद्ध में सहायता के लिए अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई थी। तो केसर इंद की तो दी गई थी अंग्रेजों को और राय बहादुर की किसको दी गई थी? किसको? राय बहादुर की। राय बहादुर की किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी। 1914 से लेकर 18 तक चला था दोस्तों हमारे। ठीक है, तो ये राय बहादुर की उपाधि भी किसकी है? जमनालाल बजाज जी की है। उसके बाद में दोस्तों इसके द्वारा और क्या क्या किया गया, काम किया गया। 1921 में इसके द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। उसके बाद में ये जो हिंदी है ना, हिंदी भाषा को ये ईमान की भाषा मानते थे। हिंदी भाषा को किसकी भाषा? ईमान की भाषा मानते थे। गुजरात में की थी दोस्तों सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, गुजरात में की थी। उसके बाद में जो अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इसमें द्वारा दोस्तों दांडी यात्रा के समय इसको 2 वर्ष की जेल हुई थी इनको और नासिक जेल में इसको भेजा गया था। कहाँ पर? दांडी यात्रा के समय 2 वर्ष की जेल हुई थी और कहाँ पे भेजा गया था इसको? नासिक की जो सेंट्रल जेल है उसमें इसको 2 वर्ष के लिए रखा गया था दोस्तों। उसके बाद में बात करें तो इन जो बजाज जी है दोस्तों, बजाज जी की जो मृत्यु है वो 4 नवंबर 1970 को होती है और इनकी स्मृति में राजस्थान सरकार के द्वारा 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, 4 नवंबर 1970 को इनकी मृत्यु हुई थी और भारत सरकार के द्वारा इनकी मृत्यु की स्मृति में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इनकी एक पत्नी है दोस्तों जानकी देवी बजाज, JDB इनकी पत्नी है। ये राजस्थान की पद्म विभूषण में सम्मानित होने वाली है प्रथम महिलाएं देखो। ठीक है, 1956 में हुई थी। 1956 में ये पद्म विभूषण आभूषण है ना, पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें राजस्थान की सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। ध्यान रखना है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। तो क्या क्या पढ़ा हमने जमनालाल बजाज के बारे में? राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है इसको, किसके कारण? इसने तिलक फंड में 1 लाख रुपए, देखो उस समय 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, आर्थिक सहायता। उसके बाद गुलाम नंबर 4 गांधी जी का 5वां पुत्र राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। उसके बाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की 1921 में। ये हिंदी को कैसे ईमान की भाषा मानते थे और दांडी यात्रा के समय इसको 2 वर्ष की जेल हुई थी, नासिक जेल में भेजा गया था और उसके बाद में 4 नवंबर 1970 की इसकी मृत्यु हो जाती है। भारत सरकार के द्वारा इसके ऊपर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया जाता है दोस्तों। इतनी सी बातें हैं हमारे जमनालाल बजाज जी की। उसके बाद में हम आगे की बातें देखेंगे। देखो अगला जो हमारे क्रांतिकारी आएगा जय नारायण व्यास। कौन सा आएगा? हम पढ़ेंगे जय नारायण व्यास। अगला जो हमारे क्रांतिकारी है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जी दोस्तों, जय नारायण व्यास जी की बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 1899 के अंदर जोधपुर में। कहाँ पर होता है दोस्तों? जोधपुर में इनका जन्म हो जाता है और कहते हैं कि ये राजस्थान में जो सामंतशाही प्रथा चलती थी, ये सामंतशाही का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। किसके? सामंतशाही का विरोध किया इन्होंने। किसका? सामंतशाही का विरोध। सबके पहले तो आते ही इन्होंने क्या किया? सामंतशाही का इन्होंने विरोध किया और इनका बहुत ही देखो उपनाम है, इसको बहुत ही खतरनाक इसे कहा जाता है लक्कड़ का फक्कड़। लक्कड़ का
लक्कड़ का फक्कड़ कहा जाता है दोस्तों उसको। इसको कहा जाता है धुन का धनी, धुन का धनी कहा जाता है इसको। इनको कहा जाता है दोस्तों लोक नायक, लोक नायक भी दोस्तों इसी को कहा जाता है। उसके बाद में इसका बात करें तो इनको कहा जाता है शेर ए राजस्थान। क्या कहा जाता है इसको? शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान भी नहीं कहा जाता है। पॉइंट नंबर बात की करें तो इसको कहा जाता है माँ साहब। माँ साहब भी किसे कहा जाता है? इनको ही कहा जाता है दोस्तों। ये इनके उपनाम में लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, लोक नायक, शेर ए राजस्थान, माँ साहब दोस्तों ये इनके किनके नाम है? जय नारायण व्यास की। उसके बाद में दोस्तों इसके क्या होता है, इनके द्वारा एक दो पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों से भी क्वेश्चन बनता है। तो एक तो पुस्तक इसकी मारवाड़ की अवस्था, एक तो ये वाली पुस्तक है इनकी, और दूसरी पुस्तक है इसकी पोपा बाई की पोल। और ये दो इनकी पुस्तकें हैं। उसके बाद में इनके द्वारा और क्या क्या कार्य किए गए, एक तो दोस्तों 1920 में 1920-21 में इनके द्वारा एक सभा की स्थापना की गई थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? मारवाड़ में की गई थी। और इनको मारवाड़ का जन जागरण का जनक भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मारवाड़ में मारवाड़ हितकारिणी सभा की इसके द्वारा स्थापना की थी 1920-21 में। दूसरे नंबर की बात करें तो इनके द्वारा कुछ पत्रिकाएं भी बनाई गई थी। पहली पत्रिका इसकी आगी बाण इसकी प्रथम पत्रिका है। ये ब्यावर से निकली थी, ब्यावर से निकली थी। ये राजस्थानी भाषा की प्रथम राजनीतिक पत्रिका थी, ध्यान रखना आप। ये राजस्थान की आगी बाण ब्यावर से निकली थी, राजस्थानी भाषा की प्रथम पत्रिका थी। और एक और पत्रिका है इसकी पीप, एक और पत्रिका है दोस्तों पीप अंग्रेजी भाषा की थी, अंग्रेजी भाषा की थी। एक और इसकी दोस्तों अखंड भारत, एक और इसकी पत्रिका अखंड भारत। ये इस प्रकार से मुंबई से निकली थी, ये इन्होंने मुंबई से निकाली दोस्तों। यही है इनकी बातें दोस्तों, ध्यान रखना आप। उसके बाद में इसको एक दो काम और किए गए इनके द्वारा दोस्तों। एक तो मारवाड़ सेवा संघ है ना, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। और एक कब की गई थी? 1920 में की गई थी इनके द्वारा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। यह प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है। राजस्थान की प्रथम राजनीतिक संस्था की बात करें तो ये वो है मारवाड़ सेवा संघ दोस्तों। एक है मारवाड़ हितकारिणी, अपने पढ़ी लिया, मारवाड़ हितकारिणी सभा। और उसके बाद में है मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। ये 10 मई 1931 में की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में की गई थी। उसके बाद में एक है मारवाड़ लोक परिषद, इनकी स्थापना की गई थी 1938 में। कब की गई थी? 1938 में दोस्तों। यही है इनकी जय नारायण व्यास की बात। सबके पहले देखिए कहाँ के? ये जोधपुर के, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र के जितने मारवाड़ से संबंधित आपके आए तो आप लगा सकते हो आप, ठीक है। तो कथा मत मारना, लेकिन लगा सकते हो आप अंदाजे से, कुछ को लगा सकते हो। जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास को कहाँ से लगाएंगे? मारवाड़ से। 1899 में जन्म होता है। उसके बाद में आते क्या किया? सामंत प्रथा का इसने विरोध किया था। उसके बाद में इनके उपनाम है लक्कड़ का पक्के, धुन का धनी, लोकमान्य, शेर राजस्थान, महासाब दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इनका 19 मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की 1920 में। एक पत्रिका है इसकी आगी बाण, और एक है आपके पोपा बाई पोल, और एक है आपके पीप, अंग्रेजी भाषा की है। ये मारवाड़ हितकारिणी राजस्थानी भाषा की है। आगी बाण है आपके आगी बाण ब्यावर से निकली, प्रथम राजनीतिक पत्रिका थी दोस्तों, ठीक है। तो इतनी सी बातें हैं दोस्तों, किसकी है? हमारे जय नारायण व्यास की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आपके जो कमेंट है ना, मैं सबके लास्ट में देखूंगा, एक के रिप्लाई दूंगा दोस्तों आप, ठीक है। लेकिन आज को हमारा जो रिवीजन वीडियो सुपरफास्ट चलेगा, मैराथन क्लास चलेगी, इसको आपको ध्यान से देखना है और एंड तक बने रहना है दोस्तों। और मुझसे भी कहना है कि दोस्तों सर थकना नहीं है, बस हम आपके साथ हैं, लास्ट तक रहेंगे, ठीक है। देखो
उसके बाद में एक और बहुत खतरनाक क्रांतिकारी आते हैं दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा। देखो ऐसे तो 200-250 क्रांतिकारी हैं दोस्तों अपने राजस्थान में, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं एग्जाम की दृष्टि से वो मैं सारे आपको इस वीडियो में आपको क्लियर कराने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों। तो अगला जो क्रांतिकारी है वो है हमारे बाल मुकुंद बिस्सा। अगले जो क्रांतिकारी हैं हमारे बाल मुकुंद बिस्सा है, इनका जो जन्म होता है वो 1908 में डीडवाना झील है ना दोस्तों, डीडवाना झील है, ये कहाँ पड़ती है? नागौर में, यहीं पर होता है दोस्तों इनका जन्म 1908 में डीडवाना जेल में दोस्तों। इसको होता क्या है दोस्तों, इस प्रकार से क्रांतिकारी थे, उसको बंदी बनाया जाता है और उसको एक जेल में रखा जाता है दोस्तों, लाहौर जेल में। कौन सी जेल में? लाहौर जेल में। लाहौर जेल में रखते हैं और लाहौर जेल में दोस्तों ये भूख हड़ताल करते हैं। कितने दिन की? 63 दिन की ये भूख हड़ताल करते हैं। इसको कहा जाता है राजस्थान का जतीन दास। राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? ये बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है दोस्तों। और इनकी जो जेल में ही 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 19 जून 1942 को। 19 जून 1942 को इसकी लाहौर जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इससे कहा जाता है राजस्थान का जतीन दास। तो इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? एक बार अगला क्रांतिकारी है वो है हमारे सागरमल गोपा। कौन सा दोस्तों? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा दोस्तों कहाँ के थे? इनका जो जन्म होता है 3 नवंबर 1900 को होता है और कहाँ पर होता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में दोस्तों किनका? सागरमल गोपा जी का जन्म होता है जैसलमेर में दोस्तों। उस समय जो यहाँ का शासक था यानी कि राजा था वो था जवाहर सिंह। जनता को बहुत परेशान करता था, मतलब इस प्रकार से। तो इन्हीं के द्वारा 1-2 पुस्तकें लिखी गई इस पे जवाहर सिंह पे, यानी कि जैसलमेर के शासक पे इनके द्वारा 1-2 पुस्तकें लिखी, जिसमें पहला तो है आपके जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज ये इनकी प्रथम पुस्तिका है दोस्तों। तो इस बात पे क्या हो जाते थे दोस्तों, जो जवाहर सिंह नाराज हो जाते थे और इस प्रकार से इसको जैसलमेर रियासत और एक हैदराबाद रियासत, इससे क्या देते, इसको देश से निकाला दे देते कि जाइए यहाँ से, इसके बाद में ये वापस भी मत आना यहाँ पर, ठीक है। किसको? सागरमल गोपा जी को। तो सागरमल गोपा जी क्या करते हैं कि यहाँ से चले जाते हैं और चले जाने के बाद में कहते हैं कि एक बार इसके पिता की मृत्यु होती है। तो पिता की मृत्यु पे आते हैं कि दाह संस्कार के लिए तो मुझे आ जाने दीजिए। तो दाह संस्कार लिए जैसे आते हैं तो एक जेलर आता है दोस्तों, गुमान सिंह जेलर। जेलर का नाम है गुमान सिंह। गुमान सिंह जेलर के द्वारा इसको एक कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पे इसको जाते समय रेलवे स्टेशन पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और उसके बाद में बहुत भयंकर तरीके से यातनाएं दी जाती है और लास्ट में केरोसिन डाल के इसको वहीं पर हत्या कर दी जाती है दोस्तों। और जनता भड़क जाती है और नारा लगाती है खून के बदले खून दोस्तों। तो ये थे हमारे सागरमल गोपा जी। इनके द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई है दोस्तों। जैसलमेर में गुंडा राज, एक था आज़ादी का दीवाना। आज़ादी का दीवाना। तीसरी जो इसकी पुस्तक है रघुनाथ सिंह, इसके मित्र थे दोस्तों रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये इनकी दोस्तों 3 पुस्तकें हैं, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और उसको बाहर भेज दिया गया था। उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों इसकी जो इसकी मृत्यु के ऊपर जनता पर की खून के बदले खून, तो एक आयोग बिठाया गया उसकी जांच के लिए। उस आयोग का नाम है गोपाल सिंह आयोग, गोपाल स्वरूप आयोग, गोपाल स्वरूप आयोग दोस्तों। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसकी जो अध्यक्षता करेगा गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक के द्वारा इसकी जांच की गई थी। कौन सा आयोग बिठाया गया था? गोपाल स्वरूप आयोग बिठाया गया था। उसके बाद में दोस्तों इसको 1886 में, इसकी मृत्यु के बाद में 1886 में इसकी स्मृति में गोपाल सागरमल गोपा जी के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया जाता है राजस्थान भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इतनी सी बातें थी इनकी। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, उसका नाम है
दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है हमारे, एक तो आता है हमारे केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट। उसके बाद में इसका भाई है जोरावर सिंह बारट, जोरावर सिंह, और एक है प्रताप सिंह बारट। ये जो केसरी सिंह बारट है, ये प्रताप सिंह तो बारट तो इसका तो है पुत्र, और ये लगता है इसका भाई। तो ये दोनों के दोनों क्या हुए, चाचा भतीजा, चाचा भतीजा। ठीक है, तो ये मतलब सारा परिवार ही कुल मिलाकर क्रांतिकारी था इनका। तो सारे को देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हम केसरी सिंह बारट को। किसको देखेंगे हम, केसरी सिंह बारट को। दोस्तों ये तीनों की बात करें तो इन जो तीनों का जो जन्म होता है वो होता है शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। लेकिन कहते हैं कि जब जोरावर सिंह बारट का जन्म हुआ था तब इसकी जो मम्मी है ना, इनकी माता, वो कहाँ पर थी, वो उदयपुर में थी। तो हो सकता है कि उदयपुर में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन जो इनका मूल स्थान है वो कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में दोस्तों। ठीक है, इसके जो पिता हैं केसरी सिंह बारट के, भाई इसके पिता तो ये हो गए, लेकिन जोरावर सिंह बारट और केसरी सिंह पिता के, इसके दोनों के पिता कौन हुए, कृष्ण सिंह बारट। कृष्ण सिंह बारट हैं। हुआ क्या था दोस्तों, इनके बारे में एक घटना आती है दोस्तों, एक 1903 में। 1903 में दोस्तों एक था एडवर्ड सप्तम के द्वारा, एडवर्ड सप्तम लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों एक दरबार लगाया दिल्ली में। तो होता क्या है कि ये जो दरबार लगाया था वो इस प्रकार से सभी राजा महाराजाओं को अधीनता स्वीकार करने के लिए लगवाया था। तो उस समय जो मेवाड़ का जो शासक था वो था फतेह सिंह। तो फतेह सिंह भी क्या कर रहा था, लॉर्ड कर्जन का जो ये एडवर्ड सप्तम का जो दरबार लगाया गया था वहां पर अधीनता स्वीकार करने के लिए वो जा रहा था यहाँ से। इस बात की पता लगती है दोस्तों केसरी सिंह बारट को। तो केसरी सिंह बारट एक पत्र लिखेंगे उसको अपना स्वाभिमान जगाने के लिए, क्या लगाने के लिए, अपना स्वाभिमान जगाने के लिए, किसका, फतेह सिंह का। तो फतेह सिंह को एक लेटर लिखेंगे, उस लेटर को ही, वही इंपॉर्टेंट है, उस लेटर को जाना जाता है दोस्तों चेतावनीरा चुंगटिया के नाम से। किस नाम से जाना जाता है उसको, चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इस चेतावनीरा चुंगटिया से एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया, सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। इसमें लिखे गए थे 13 सोरठे, 13 तो इसमें सोरठे लिखे गए थे। इसकी भाषा है दोस्तों डिंगल भाषा, डिंगल भाषा में लिखे गए थे। और ये कब लिखा गया था, 1903 को लिखा गया था ये। और एक व्यक्ति है दोस्तों गोपाल सिंह खरवा, ये किसके, जो फतेह सिंह के पास भिजवाएंगे केसरी सिंह बारट, तो ये किसके द्वारा भिजवाए गए थे, गोपाल सिंह खरवा के द्वारा, गोपाल सिंह खरवा के द्वारा भेजाए गए थे। डिंगल भाषा में था, 13 सोरठे थे इसमें दोस्तों, तो ना किसको भेजा गया था, ये फतेह सिंह को लिखे गए थे केसरी सिंह बारट के द्वारा। तो इस प्रकार से ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में इनको ये फतेह सिंह इन सोरठों को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में उसका जो स्वाभिमान जगता है। इसमें लिखा गया था अपने पूर्वजों के बारे में, लिखा यार थारा में खुशे खुशे पूर्वज हुआ है, कैसे कैसे, मतलब धरा छोड़ धर्म निभाए, इस प्रकार से धरती छोड़ दी लेकिन आप धर्म से नहीं हटे। ऐसे व्यक्ति हुए, और तू है कि जो अधीनता स्वीकार करने के लिए जा रहा है। तो कहते हैं कि वो गए तो थे वहां तक, लेकिन वो घूम फिर के वापस आ गए थे दोस्तों। तो ये थे 13 सोरठे जो कि इतिहास के अंदर फेमस है। किसके, केसरी सिंह बारट ने लेके, फतेह सिंह को लेके, गोपाल सिंह खरवा के द्वारा लिखा गया, डिंगल भाषा में लिखा गया, 1903 में लिखवाया गया दोस्तों। सारे के सारे आपको याद होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 1910 में एक सभा की स्थापना करता है, वीर भारत सभा की स्थापना। कब, 1910 में इसके द्वारा एक सभा की स्थापना की जाती है, वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना की जाती है। और उसके बाद में एक क्रांति होती है दोस्तों, सशस्त्र क्रांति। जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसके लिए रुपया रुपाना की
रुपयों की पैसों की ज़रूरत थी इन्होंने। तो होता क्या है दोस्तों, जोधपुर का एक महात्मा थे, क्या नाम था उसका, महंत प्यारेलाल। महंत प्यारेलाल नाम का कोई व्यक्ति था। तो उसको क्या करते हैं, उसको घुमाने के लिए कहाँ लेके आते हैं, इसको कोटा में लेके आते हैं। कहाँ पर, कोटा में आते हैं और वहीं पर कहते हैं कि पीसा वैसा छीना झपटी में ये महात्मा जी वहीं पर टपक जाते हैं। ठीक है, ये वहीं पर ये टपक गए कोटा में। और इस हत्याकांड में 3 व्यक्ति, एक तो भारत जी प्लस एक हीरालाल और एक राम नारायण, इन तीनों को पकड़ा गया। और तीनों को पकड़ने के बाद में इसको जेल में भेज दिया गया था। और कहते हैं कि इसके बाद में जो हम लास्ट में प्रताप सिंह बारट करेंगे ना, तो प्रताप सिंह बारट की जो मृत्यु की यानी कि शहादत की जो खबर मिली थी ना, वो केसरी सिंह बारट को अपने जेल के अंदर ही मिली थी। तो कहते हैं कि इसके चेहरे के कुछ हाव भाव नहीं बदले थे। और उनके द्वारा एक कहा गया था कि भारत माँ का पुत्र था, वो भारत माँ के गोद में समा गया। इस चीज़ की मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा है। ये वाला डायलॉग कहा गया था किसके, बारट सिंह के द्वारा। और किसके लिए, प्रताप सिंह बारट के लिए। ठीक है, इसके लिए कहा गया था। उसके बाद में इनकी जो रचनाएं हैं, एक तो पढ़ी लिया आपने चेतावनी और चुंगटिया, ये चेतावनी, एक तो आपने चेतावनी वाला पढ़ी लिया। उसके बाद में है राज सिंह चरित्र, एक है आपके राज सिंह चरित्र, एक है दुर्गादास चरित्र, और एक है आपके प्रताप सिंह चरित्र, एक है आपके रूठी रानी। ये इनके कुछ रचनाएं हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि चेतावनी चुटरा, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र और एक आपकी रूठी रानी, ये 4-5 एक पत्रिका है। उसके बाद में एक इसका जो उपनाम है वो भी ध्यान रखना, इसको कहा जाता है केसर हिंद। केसर, इनका उपनाम है केसर राजस्थान। केसर हिंद नहीं है, केसर हिंद तो दोस्तों महात्मा गांधी को दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, लेकिन इसको कहा जाता है केसर राजस्थान कहा जाता है इसको। एक व्यक्ति आता है दोस्तों, रास बिहारी बोस। क्या नाम आता है, एक व्यक्ति आता है दोस्तों रास बिहारी बोस। उसके द्वारा क्या कहा गया था कि भारत माँ का ये एकमात्र ऐसा सपूत था जिसने दासता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने स्वतंत्रता के युद्ध में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। दोस्तों ये बात कही गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना किसके लिए कही गई थी, ये केसरी सिंह बारट के परिवार के लिए कही गई थी। सारा पारिवारिक क्रांतिकारी था और सारे मर जाते हैं दोस्तों, वंशज ही नहीं बचे थे उनके। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है। उसके बाद में एक बार इसको मिटाता हूँ और 2-5 क्रांतिकारी और हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्रांतिकारी रहेगा हमारे जोरावर सिंह बारट। इनका दोस्तों जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म होता है 12 दिसंबर 1883 को इनका जन्म होता है दोस्तों। इसका ही एक भाई था दोस्तों प्रताप सिंह बारट का जन्म होता है। और चाचा जो भतीजा होते हैं वो लगभग सेम उम्र के होते हैं। इनका जो जन्म होता है 24 मई 1893 को दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये इनके पिताजी का नाम केसरी सिंह बारट है, इसके पिताजी का नाम करशन सिंह बारट है। दोस्तों होता क्या है दोस्तों, एक कांड होता है हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बम कांड होता है। यह घटना थी दोस्तों 23 दिसंबर 1912 की घटना है। ठीक है, हार्डिंग बम कांड वाली। इनका दोस्तों जन्म स्थान आप शाहपुरा भी लगा सकते हो, आप उदयपुर भी लगा सकते हो दोस्तों, दोनों में से ध्यान रख लेना आप। ध्यान होता क्या है दोस्तों, हार्डिंग बम कांड क्या होता है, वही इसमें बम कांड करेंगे। और ये घटना थी दोस्तों, ये क्या करते हैं, जैसे कि वो जुलूस निकल रहा था दिल्ली में हार्डिंग का। तो होता क्या है कि इसमें ये एक बैंक है दोस्तों, PNB। इसके ऊपर तो बैठता है जोरावर सिंह बारट या मारवाड़ पुस्तकालय।
यहाँ बैठ जाता है प्रताप सिंह बारड़ दोस्तों। और जो ये इनकी जो योजना बनाई थी ना हार्डिंग बमकाल वाली, वो बनाई थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी, ये रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी योजना हाईवे। तो ये यहाँ पर पीएमबी बैंक के ऊपर बैठ जाते हैं और यहाँ से कहते हैं कि जैसे ही वो जुलूस निकल रहा था यहाँ से सीधा सर बम चलाते हैं और कहते हैं कि वो तो बच जाता है। लेकिन ये यहाँ से देखो ये प्रताप सिंह बारड़ और ये जोरावर सिंह बारड़, तो कहते हैं कि जोरावर सिंह बारड़ यहाँ से भागते हैं और दोनों चाचा और भतीजा यहाँ से बिछड़ जाते हैं, ठीक है। और जोरावर सिंह बारड़ तो इधर से भाग के इधर कोटा की तरफ आ जाता है, बीहड़ जंगलों में ही अपना सारा जीवन बिताता है। और कहते हैं कि ये मृत्यु अपने जो इसके लास्ट समय तक ये कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगाता। तो इसको कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है, इसको ध्यान रख लेना ना, राजस्थान का चंद्रशेखर। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? जोरावर सिंह बारड़ को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इस जो हार्डिंग बम कांड है, इस हार्डिंग बम कांड में दो चार एक व्यक्ति और भी सम्मिलित थे। एक तो थे जोरावर सिंह बारड़, प्रताप सिंह बारड़, एक था बसंत सिंह भी इसी में था। और एक दो व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए, इसमें थे एक था अमीर चंद भी गिरफ्तार किया गया था, बसंत सिंह किया गया था, एक था अवध त्रिपाठी भी इसमें गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा जोरावर सिंह बारड़। प्रताप सिंह बारड़ वही इधर चले जाते हैं और कहते हैं कि इसको जब ये यहाँ से भागते हैं और भागने के बाद में ये हैदराबाद से, जब ये हैदराबाद से जब ये बीकानेर आ रहे थे, तो बीकानेर में ही जो रेलवे स्टेशन अधिकारी होता है ना, उस रेलवे स्टेशन अधिकारी के द्वारा इसको पहचान लिया जाता है और वहीं पे इसको पकड़ लिया जाता है और इनको एक जेल में भेज देता है दोस्तों, मेरठ जेल में। कहाँ पर? मेरठ जेल में भेज देता है। वहाँ का जो जेलर था, उस जेलर का नाम है क्विलैंड, उस जेलर का नाम है। तो ये इस प्रकार से अपने साथियों का भी पता पूछता है क्विलैंड किससे? प्रताप सिंह बारड़ से। और कहता है कि इस प्रकार से तू बता देने तो तेरी माँ को, इस प्रकार से तेरी माँ रो रही है। तो यह कहता है कि मेरी माँ रो रही है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए सारे पूरे देश की माताओं को नहीं रुला सकता। तो ये डायलॉग कहा गया था इसको। और क्विलैंड के द्वारा कहा भी गया था कि मैंने आज तक इतना बहादुर बच्चा आज तक नहीं देखा। किसके थे? प्रताप सिंह बारड़ की बराबर, ठीक है। तो उसके बाद में कहते हैं कि इसमें बहुत इतनी यातनाएं दी गई थी। एक तो ही सागरमल गोपा आता है हमारे, और एक दूसरे नंबर पर आता है हमारे प्रताप सिंह बारड़ दोस्तों। इसको इतनी यातनाएं दी गई थी कि इतने यातनाएं दे देकर इसको वहीं पर इस प्रकार से वहीं पर मृत्यु हो जाती है इसको। और बाद में इसको बेंगलुरु जेल में भेज दिया गया था। कहाँ पर? बेंगलुरु। बाद में इसको बेंगलुरु जेल में भेजा गया था प्रताप सिंह बारड़ को, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कब होती है इसकी? दोस्तों बरेली जेल में। बरेली जेल यूपी में पड़ती है, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1918 को वहीं पे यूपी में पड़ती है और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ये थे हमारे दोस्तों प्रताप सिंह बारड़ दोस्तों। उसके बाद में जो नया क्रांतिकारी है वो है हमारे दोस्तों रामनारायण चौधरी। देखो रामनारायण चौधरी की क्या क्या बातें हैं। थोड़ा फास्टली चल रहा हूं दोस्तों, लेकिन आपने अगर इसको पहले कभी भी पढ़ा है तो आपका एक प्रकार से रिवीजन वीडियो होगा। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए एग्जाम में रामबाण भी सिद्ध होगा दोस्तों। तो अगला जो हमारे एक क्रांतिकारी है वो रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी है। और इनका जो जन्म होता है वो अगस्त 1993 अगस्त 1893 में ये नीम का थाना सीकर में पड़ता है दोस्तों। ये नीम का थाना सीकर में रामनारायण चौधरी का जन्म होता है। और इनकी एक पत्नी थी अंजना देवी, ध्यान रख लेना, अंजना देवी भी इनकी पत्नी थी। तो और जो आंदोलन होंगे, जो किसान आंदोलन अभी हमने पढ़े नहीं, इसके बाद में किसान आंदोलन ही है, उसके बाद में जनजातीय आंदोलन रहेंगे हमारे, फिर उसके बाद में राजवंश शुरू करेंगे दोस्तों। हम उल्टा चल रहे हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं अपने इतिहास में, ठीक है। तो एक तो था बेगू किसान आंदोलन, प्लस बूंदी किसान आंदोलन। इन दोनों का जो नेतृत्व किया था वो किया था हमने रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। बूंदी और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा। 2-3 समाचार पत्रिकाएं इनके द्वारा, 2-3 एक समाचार पत्रिकाएं हैं। एक तो है आपके दैनिक नवज्योति,
दैनिक नव, एक तो दैनिक नव ज्योति है, दूसरे नंबर पे आएगी आपके नया राजस्थान, नया राजस्थान, ये भी इनकी पत्रिका है। एक है आपके तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये इसकी 3 पत्रिकाएं हैं, आपको याद रखना। और जो इनकी जो पत्नी है अंजना देवी चौधरी, ये अंजना देवी चौधरी इस प्रकार से स्वतंत्र आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली है, प्रथम महिला थी राजस्थान की। राजस्थान की वो कौन सी महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रथम बार गिरफ्तार हुई थी दोस्तों? सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली हमारी है रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी। दोस्तों इतनी बातें आपको याद हुई या नहीं हुई? दोस्तों आगे की बात करते हैं। में एक बहुत ही खतरनाक क्रांतिकारी आता है, उसका नाम है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक दोस्तों कहाँ के थे? बुलंदशहर यूपी के, ना, बुलंदशहर, ये वीपी के निवासी थे दोस्तों। लेकिन जो इनकी कर्म भूमि रहेगी वो रहेगी अपने राजस्थान, यानी कि राजस्थान में आई थी और उन्होंने क्रांति की थी दोस्तों। तो सबके पहले कहाँ पर आ गई? यहाँ पर राजस्थान इसकी क्रांति भूमि, कर्म भूमि है। यहाँ पर आकर कहते हैं कि इस प्रकार से कोई रेलवे की नौकरी करने लगे थे, ना, किसकी? यहाँ आकर ये रेलवे की नौकरी करने लगे। और कहते हैं कि जो इस समय वो जो सशस्त्र क्रांति चल रही थी ना, कौन सी क्रांति? सशस्त्र क्रांति। जो सशस्त्र क्रांति चल रही थी वो समाप्त होगी, तो इनके द्वारा कहा गया कि सशस्त्र क्रांति को हम दोबारा शुरू करेंगे, दोबारा छेड़ेंगे सशस्त्र क्रांति को। तो होता क्या है दोस्तों कि सशस्त्र क्रांति के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में इनको इस प्रकार से टोडगढ़ जेल में, कहाँ पर? टोडगढ़ जेल में इनको भेजा जाता है। और वहाँ पर इस प्रकार से सजा काट कर ये वापस आते हैं राजस्थान में। और राजस्थान में वापस आकर खाने लगे जाते हैं जयपुर, अजमेर में। ये वापस आकर कहाँ पर रहने लग जाते हैं? अजमेर में रहने लग जाता है। एक अजमेर में आकर एक प्रकार के अपना नाम भी चेंज कर लिया इन्होंने, भूप सिंह गुजर कर लिया नाम अपना, ना, भूप सिंह गुजर अपना नाम कर लेते हैं। और वहां पर एक महात्मा बनकर, एक शिक्षक बनकर कुछ इस प्रकार से पाठशाला खोलेगी और बच्चों को पढ़ाने के लिए लग गए वहां पर, ठीक है। तो वहां पर वही रोजाना प्रवचन देते थे। एक दिन क्या होता है कि यहाँ अजमेर में पहुंचते हैं कौन? साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। तो उस समय देखो किसान आंदोलन चल रहे थे, कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों। तो ये भूप सिंह गुजर सिंह से प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होने के बाद में कि यार ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता, तो चलते इससे बात करते, बात करने के बाद में बताते कि ये मेरा नाम तो ये मैं बुलंदशहर यूपी से हूँ, विजय सिंह पथिक, इस प्रकार से जो भी है। तो ये कहते क्या है कि पथिक जी हमारे यहाँ पर बिजोलिया में किसान परेशान हैं, बहुत सारी लाग बाग लगा रखी है, 84 प्रकार के आप देखिए, तो उनको आप चलिए और हमारे किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए आप। तो होता क्या है कि ये वहाँ से चलते हैं और कहाँ पर आ जाते हैं? सीधा सा अजमेर से आ जाते हैं बिजोलिया में। बिजोलिया आते हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने लग जाते हैं। दोस्तों पूछला जाए आपसे, बिजोलिया किसान आंदोलन हमारे 3 चरणों में चला था। पहले चरण का नेतृत्व कौन करेंगे? हमारे साधु सीताराम दास करेंगे। उसके बाद में दूसरे चरण का नेतृत्व हमारे विजय सिंह पथिक करेंगे, यानी कि भूप सिंह गुजर। उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा और उस प्रकार से 1-2 और भी आएंगे तीसरे चरण में। तो बात करते हैं हम बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1916 में कौन नेतृत्व करने लगे? हमारे विजय सिंह पथिक, बिजोलिया किसान आंदोलन के दोस्तों, ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी करेंगे। इसकी ज़्यादा जो डिटेल है वो हम किसान आंदोलन में पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है कि बिजोलिया में ही एक पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, ऊपर माल पंच बोर्ड। कहाँ पर? वही बिजोलिया में क्या करते हैं? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना, ऊपर माल पंच बोर्ड की। और बिजोलिया में एक और करते हैं किसान पंच बोर्ड की स्थापना, किसान पंच बोर्ड की स्थापना। और ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कहाँ पर करते हैं? बिजोलिया में कर देते हैं। उसी के बाद में इनको गांधी जी से मुलाकात होती है इनकी, किनसे? उसके बाद में इनसे गांधी जी से मुलाकातें होती है। और गांधी जी कहते हैं कि बाकी सब तो बातें करते हैं, पथिक ऐसे हैं जो एक प्रकार से सिपाही की तरह कार्य करता है। गांधी जी भी इससे बहुत प्रभावित हुए थे, तो ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। उसके बाद में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है विजय सिंह पथिक की दोस्तों, ठीक है। तो इतनी सी की बातें थी हमारी विजय सिंह पथिक की।
मेन बातें दोस्तों जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उसी वजह से तो ऐसे 200-250 क्रांतिकारी अपने राजस्थान में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो क्रांतिकारी रहेगा हमारे नेक्स्ट क्रांतिकारी रहेगा हमारे दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी दोस्तों कहाँ के थे? इनका जन्म होता है दोस्तों 8 फरवरी 1882 में होता है। और कहाँ पे होता है ये? पोखरण जैसलमेर में इनका जन्म होता है। होता क्या है कि दामोदर दास राठी ने आते ही क्या किया, अपने नाम पर एक मिल खोली जो कि राजस्थान की प्रथम मिल है दोस्तों, द कृष्णा कॉटन मिल। कहाँ पर? ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। आते ही इनके द्वारा द कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना की गई है 1894 में। 1894 में खोली गई। उसके बाद में दोस्तों एक व्यक्ति था उस समय गोपाल सिंह खरवा, जो सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, तो उसको इसने आर्थिक सहायता भी की थी। किसको? गोपाल सिंह खरवा को। गोपाल सिंह खरवा। इस कारण से इसने आर्थिक सहायता करने वालों को क्या कहा जाता है? हमारे भामाशाह कहा जाता है। इसको कहा जाता है सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। रह जाएगा ध्यान में, राजस्थान का भामाशाह बजाज जी को, जमनालाल बजाज जी को कहा जाता है। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह दामोदर राठी को कहा जाता है। और 1857 की क्रांति का भामाशाह हमारे अर्जुन लाल सेठी जी को कहा जाता है दोस्तों। इतनी बातें आपके समझ में आई या ना आई दोस्तों? उसके बाद में दोस्तों एक नेक्स्ट क्रांतिकारी आएगा, वो तो लास्ट चल रहा है, अपने 1-2 क्रांतिकारी हो रहे। हीरालाल शास्त्री। देखते हैं हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री जन्म 1899 में होगा। कहाँ पर होगा? जोबनेर। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? जोबनेर जयपुर में। जोबनेर जयपुर में इनका 1899 में इनका जन्म होता है। होता क्या है दोस्तों, उस समय चल रहा था जब बात है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय की। कब की? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। हुआ क्या कि हीरालाल शास्त्री ने उस समय दोस्तों जयपुर का जो शासक था वो था मानसिंह सेकिन। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में मानसिंह कह रहा था कि मानसिंह और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता होता है कि जयपुर जो रियासत है ना वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। ये किसके द्वारा कहा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और एक समझौता होता है दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। किसके मध्य होगा? मानसिंह विशेष हीरालाल शास्त्री जी के मध्य होगा। कब होगा? वही 1942 को। आंदोलन तो तभी चल रहा था, 1942 को होगा। उसको नाम जाना जेंटलमैन। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा चुका है। जेंटलमैन एग्रोमेंट समझौता। क्या साथ रखेगी? भारत छोड़ो आंदोलन में भारत जयपुर रियासत भाग नहीं लेगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था शांतिबाई। वो पुत्री की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद में होता क्या है कि जो हीरालाल शास्त्री जी है वो एक विद्यालय खोलते हैं अपनी पुत्री के नाम पर। उसको नाम से जाना जाता है शांतिबाई कुटीर संस्था। कुटीर संस्था के नाम से एक विद्यालय खोलते हैं। कब खोलते हैं? 1935 में खोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इसको जो वर्तमान में जिस नाम से जाना जाता है उस नाम से जाना जाता है इसको वन स्थली विद्यापीठ के नाम से को वर्तमान में जाना जाता है। और इनके एक पत्नी का नाम है दोस्तों रत्नाबाई।
इन्हीं के सहयोग से इन्होंने ये संस्था की स्थापना की थी। बहुत अच्छा सहयोग रहा था। और लास्ट में 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 में इसको राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। ये तो है हमारे हीरालाल शास्त्री। उसी के बाद में दोस्तों एक घटना और देख लेते हैं, छोटी सी घटना है दोस्तों। एक क्रांतिकारी है दोस्तों कालीबाई। घटना कहाँ की है? रास्तापाल डूंगरपुर। रास्तापाल डूंगरपुर की घटना है। इनके कालीबाई एक लड़की है, 13 वर्ष की बालिका है। 13 वर्ष की बालिका है। इसके गुरु का नाम है, एक तो सेंधाबाई है और एक है हमारे नाना बाई। दो है नाना भाई और एक है आपके सेंधाबाई। ये दोनों इनके गुरु थे। होता क्या था, तो उस समय अंग्रेज जो थे ना, वो विद्यालय नहीं खोल लेते थे, यानी कि पढ़ाने लिखाने नहीं देते थे। तो इनके गुरुओं के द्वारा एक विद्यालय खोला जाता है, बालिकाओं को पढ़ाते थे। तो अंग्रेज आते हैं और उस प्रकार से सीधे एंट्री मारते हैं विद्यालय में। और जो अपने गुरु थे सेंधाबाई और नैनाबाई, इनको अपनी जो बस होती है, ट्रक होता है जो भी है, उसके पीछे रस्सी से बांधकर उनको घसीटते हुए ले जा रहे थे। यह घटना देख ली थी कौन? हमारी कालीबाई। कालीबाई उधर से खेत में से आ रही थी, हाँक ली होती है, दांत ली ही, उससे उस रस्सी को काटती है और काट कर अपने दोनों गुरुओं को बचा लेती है। और लास्ट में उसको जो फायरिंग होती है अंग्रेजों के द्वारा और गोलियों से, इनको वहीं पे मृत्यु हो जाती है दोस्तों। किसकी? कालीबाई की। वो ये जो घटना है दोस्तों, ये घटना है दोस्तों 18 जून 1947 की। कब? 18 जून 1947, लगभग आज़ादी के समय की घटना है ये, तो ये ध्यान रखना। और कालीबाई संबंधित दोस्तों राजस्थान का जो शिक्षा से संबंधित, शिक्षा का एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है ना, वो दिया जाता है दोस्तों कालीबाई पुरस्कार दोस्तों। और अपने भारत में, ये तो राजस्थान का है, भारत में अगर कुछ शिक्षा से संबंधित जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो सत्येन मैत्री पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। घटनाएं रास्तापाल डूंगरपुर की दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सारे क्रांतिकारी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको लगभग ऐसे तो 200-250 क्रांतिकारी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने आपको सारे क्रांतिकारी कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ेंगे, उसके बाद में जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद राजवंश और उस पर सभ्यताओं की ओर